हेलो। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। टुडे वी विल डिस्कस द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। थोड़ी सी आवाज़ खराब है, जुकाम हो गया, लेकिन ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एंड कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे मनु, कौटिल्य एंड शांति पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे जो थिंकर्स हैं जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय राजनीति विचारक, जिसमें हम मनु, कौटिल्य, शांति पर्व करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह देखेंगे, जिसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ ही हम इसको जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम पढ़ाते रहेंगे आपको, जिससे आपको एक तो याद हो जाए। चीज़ें याद रखना भी ज़रूरी है, समझना तो ज़रूरी है ही, और याद भी रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है याद आना। तो इसलिए हम इसको याद भी करा देंगे, और आपको ट्रिक्स भी बता देंगे किस तरह से चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और इसके डिटेल आंसर, और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म करने से हम बहुत सी चीज़ें मिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन में हो सकता है 2-4 और एक्स्ट्रा फैक्ट जो मिल जाएंगे, उससे आपके काफ़ी काम आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच कैटेगरी कौटिल्य स्टेट कैन बी प्लेस्ड। तो कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? आप वो आंसर देने की कोशिश भी कीजिए, मैं जब तक पढ़ रहा हूँ। ए, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। बी, क्लास बेस्ड स्टेट, वर्ग आधारित राज्य। सी, पुलिस स्टेट, सॉरी, और पुलिस राज्य। डी, स्टेट रन बाय मिनिस्टर्स। तो हम सभी जानते हैं, अलग अलग हमने पॉलिटिकल साइंस में इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं? जिसमें जनता का कल्याण ही असली चीज़ हो। वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लास बेस्ड स्टेट, जो मार्क्सिस्ट हैं वो बताते हैं कि देयर आर टू क्लासेस, कि अमीर है, गरीब है, जिसको वो मार्क्स के लैंग्वेज में हम बुर्जुआ और प्रोलेटरियत कहते हैं। पुलिस स्टेट, जिसमें जो स्टेट के पास है काफ़ी पावर होती है, जहाँ पे पुलिस जो होती है, या कह सकते हैं कि स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है। स्टेट रन बाय मिनिस्टर्स, जिसको हम एरिस्टोक्रेटिक भी कह सकते हैं, कि सिस्टम जहाँ पे मिनिस्टर्स के पास काफ़ी पावर होती है, और मिनिस्टर की सलाह पे ही जो है राजा जो है काम करता है, या जो भी सिस्टम है वो काम करता है। कई बार वो डेमोक्रेटिक होता है, जैसे हमारे यहाँ भी है, कि कैबिनेट जो होती है वो डिसाइड करती है, प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं कर सकते, सब कुछ कैबिनेट की मर्जी पे ही होता है। तो ये भी इस तरह का है। तो अब हम देखते हैं कि कौटिल्य का राज्य कैसा था। तो कौटिल्य के राज्य में अगर हम देखें, क्या हो सकता है? वेलफेयर, क्लास बेस, पुलिस स्टेट, स्टेट रन बाय मिनिस्टर्स। तो अब हम कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा वो होगा कौटिल्य का राज्य वेलफेयर स्टेट है। क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। क्योंकि कौटिल्य के राज्य को हम लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका कार्य क्षेत्र, जो उसकी टेरिटरी है, जो जो उसका जुरिस्डिक्शन है, इस प्रकार से विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से, अगर जर्मी बेंथम को आपने पढ़ा है तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये है वेलफेयरिज्म का आइडिया। इस परिभाषा से अगर हम देखें, इस डेफिनेशन से ये स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता के संपूर्ण विकास तथा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हुए
अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता स्थापित करना है, क्योंकि ये व्यवस्था समाज आधारित व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति नहीं बल्कि समाज लोक नीति में केंद्र होता है। तो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं इसमें कि सोसाइटी प्रायोरिटी होगा, और वेल जिसको हम यूटिलिटेरियन बोल रहे थे, जिसका रिलेशन है जर्मी बेंथम से। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जर्मी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। और कौटिल्य का तो वेलफेयर स्टेट से हो गया है, और कई बार अब कौटिल्य से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आएंगे भी, हम देखते भी रहेंगे। उसमें है कि हु इज़ द मैकियावेली ऑफ ईस्टर्न ईस्ट, तो ये भी होता है कि ईस्ट का मैकियावेली कौन है, तो कौटिल्य को हम कहते हैं। और तो कौटिल्य बहुत पहले होते हैं मैकियावेली से, उनसे कंपेयर करना, इसका उल्टा कह सकते हैं कि हु इज़ द कौटिल्य ऑफ वेस्ट, ये देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें, इसमें आंसर सही आंसर होगा, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य से ही है। According to Kautilya, which one of the following does not fall under the four main members of Council of Ministers called तीर्थास? तो अब हम देखते हैं कि जो तीर्थास कह रहे हैं, जो टू असिस्ट द किंग, किंग को असिस्ट करने के लिए कौन कौन से जो फोर तीर्थास है उसमें से कौन सा नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। यू हैव टू माइंड दैट कि व्हाट इज टू बी आस्क्ड। तो कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन एक चार मुख्य मंत्री परिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं? महामात्य, पुरोहित, सेनापति और दुर्गपाल। तो चार है, इनमें से कौन नहीं होगा जो राजा को असिस्ट करते हैं? तो राजा को कौन असिस्ट करेगा? अब इसमें लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि अगर आप देखें तो क्या हो सकता है। महामात्य, महामात्य तो प्राइम मिनिस्टर की तरह है जो राजा को लगातार समझाता है, और ये तो बिल्कुल होगा ही, ये तो इसमें तो हो ही नहीं सकता कि ना हो, ये आप अपने से सोच सकते हैं। सेनापति, सेनापति के बिना तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उनकी सहायता के बिना या असिस्ट किए बिना कोई भी राजा रह सकता है। पुरोहित, क्योंकि खुद भी थे पुरोहित वो, तो वो भी एक सजेशन देते हैं लगातार। जो उस समय के किंग थे वो जो पुरोहित होते थे उनसे पूछते रहते थे, सजेशंस ले सकते रहते थे, असिस्ट वो करते रहते थे उनको। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा जो दुर्गपाल। दुर्गपाल क्या होता है कि जो दुर्ग की रक्षा करता है, वो असिस्ट नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी को सिर्फ देखता है और सेनापति के अंडर में आता है, इसलिए वो डायरेक्टली उसके नहीं। तो दुर्ग सेनापति जो है दुर्गपाल को भी अपॉइंट करता है, या राजा ही अपॉइंट करता है, लेकिन उसको कंट्रोल ये सेनापति करता है। तो इसलिए ये लॉजिकली, इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको लॉजिकली सोच सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर तो हमने बता ही दिया। तो कौटिल्य के बारे में और भी चीज़ें जो है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद का विवरण दिया गया है कि यह ना तो आधुनिक मंत्रिमंडल के तुल्य था, क्योंकि आज के जैसा मंत्रिमंडल नहीं है जैसा कौटिल्य ने बनाया, नहीं जैसे आज विधानसभा होती है उसके समान था। मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, कि जैसे इंडियन डेमोक्रेसी है या ब्रिटिश डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का तो प्रश्न ही नहीं। उस समय ऐसा थोड़ी कि रिजाइन कर देगा राजा, वो तो सही थी, जो राजा के मन में आएगा और वही करेगा। तो आज, इसलिए आज के जो मिनिस्टर, इसलिए जो ऑफिस बेयरर्स थे उनका भी नाम अलग अलग था, आज की तरह नहीं था। मंत्रिपरिषद के प्रमुख को प्रायः महामंत्री कहा जाता था, क्योंकि उस समय हमेशा महामंत्री जो है सबसे बड़ा होता था।
कोषाध्यक्ष तथा मुख्य कर संग्रह को अर्थशास्त्र में क्रमशः सन्निधाता और संहारता, ये चीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरर था, उसको क्या कहते थे, जो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ट्रेजरर को सन्निधाता, इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में भी सन्निधाता या हिंदी में धाता, सन्निधाता जो ट्रेजरर होगा। और जो टैक्स कलेक्टर है, जो कर संग्रह कर रहा है, ये भी पूछा सकता है, क्योंकि ये जो पूछा जा चुका है तो इससे एक स्टेप आगे की चीज पूछी जाएगी। इसको संहारता, संहारता कहते थे। तो संहारता या इंग्लिश में इस तरह से, और हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान में रखिएगा। आप जो लोग, जिसको भी हिंदी आती है वो इंग्लिश में भी ध्यान रखें, इंग्लिश वालों को भी हिंदी में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये टर्म तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में ही रहेगा यहाँ पे, और कई बार ऐसे टर्म होते हैं जो इंग्लिश में ही रहते हैं, हिंदी में नहीं होते। तो वो दोनों को ध्यान में रखिए। तो ये सही आंसर है, ट्रेजर को सन्निधाता और कर संग्रह को संहारता कहते थे। कौटिल्य, इसके बाद अगर हम देखें कि कौटिल्य अपने राज्य के संबंधी विचार में प्रशासन के लिए जानते कितने 18 अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन करता है, जिन्हें वो तीर्थ कहते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी थे, जिसको हम सॉरी, तो वो लोग जो थे उनको 18 है। इसमें से ही अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो है मंत्री है, दूसरा जो है वो कौन है, पुरोहित, थर्ड कौन है, थर्ड को हम सेनापति कहते हैं, जो हमने अभी देखा। फोर्थ कौन है, दौवारिक, दौवारिक जो है हिंदी में भी लिख देते हैं, दौवारिक फोर्थ है। पांचवा है अंतर्वेशिक, वेशिक, और छठा है प्रशस्ता। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्टली हो सकता है इसमें से कोई एक गायब कर दे। सेवेंथ है युवराज, आठ है समाहिता, जो अभी हमने बताया कि यहाँ पे लिख देता हूँ, आठवां समाहित, हति, समाहति। नौवां है सन्निधाता, जो हमने बताया, सन्निधाता, सन्निधाता क्या था, जो हमारा ट्रेजरर था। 10वां प्रतिष्ठा आयुक्त, तो हटाए थे 8 के बाद, 9 10 हो गया। 11वां जो है नायक है, 12वां जो है वो है पौर व्यवहारिक, और 13वां होगा कार कर्मातिक, 14वां होगा प्रधानमंत्री, 15वां हो गया, 15वां दंडपाल, 16वां हो गया दुर्गपाल, जो हमने भी देखा दुर्गपाल, सही से नहीं देता लेकिन। 17 अंतपाल, 18 आहविक,
तो ये हो गए हमारे 18 के 18 जो हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में। अब इसमें से हो सकता है कोई गायब करके या किसी के पूरे की ये कौन से इसमें से प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कोई और चीज़ डाल दे, तो आपको याद रखना है। वैसे पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ भी लेंगे, जान लेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी? हु इज द राइटर और ऑथर ऑफ द कौटिल्य द अर्थशास्त्र? तो इसको इंग्लिश में देखें, कौटिल्य द अर्थशास्त्र, हु इज द ऑथर? अब वी हैव 4 नेम्स, हमें 4 नाम है हमारे पास। ए हरमन कुलकेत तथा डाइटमर रुथमन, बी जे सी हिस्टरमैन, सी एल एन रंगराजन एंड डी आर एस शर्मा। तो इसको तो याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं, इसको लॉजिक सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली कौटिल्य के बारे में इतनी बुक्स हमने नहीं पढ़ सकते हैं, लिमिटेशन है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी एल एन रंगराजन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगला देख लेते हैं। 53, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है? तो इसमें एक तो है कि वर्णन नहीं मिलता है, वी हैव टू फाइंड आउट द नेगेटिव थिंग। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हाट इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र। ए निशस्त्रीकरण जिसको डीआर्मेशन कहते हैं, और तो डिसआर्मामेंट, या बी जो है हमारा आपदा प्रबंधन जिसको हम कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं डिसआर्मामेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट। इनमें से कौन सा जो है वो सही आंसर होगा? तो आप सोच सकते हैं, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी है कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखें तो कौटिल्य वॉज अ रियलिस्ट थिंकर। तो रियलिस्ट थिंकर जो है वो पावर पे फोकस करते हैं। पावर कैसे आएगी? लार्जली आज के समय भी और पुराने समय में भी मिलिट्री पावर की बात होती थी। तो मिलिट्री पावर की अगर बात कोई कर रहा है तो निशस्त्रीकरण, जो डिसआर्मामेंट नहीं कर चाहता होगा, तो ये बेसिक हो सकता है। अगर आप देखेंगे कि आइडिया निशस्त्रीकरण जो है, लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि ये नहीं होगा, डिसआर्मामेंट इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो अगर हम कौटिल्य के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं, देख लेते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। और आगे क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है, ये तो ज़रूरी है नहीं, तो थोड़ा सा और चीज़ें जानने हम। तो अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र को जो है भारतीय चिंतन का एक प्रामाणिक और उच्च स्तर ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि ये इस तरह का स्टेट क्राफ्ट पे अगर हम बाकी देखें तो इंडिया में बहुत कम है जिसमें कौटिल्य का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर हम वेस्टर्न देखें तो प्लेटो से लेके एरिस्टोटल से लेके तमाम सारे जो लोग हैं, मैकियावेली है, उसके बाद रूसो है, ये सब है। इंडिया में उस तरह के ग्रंथ कम मिलते हैं, इसलिए मैकियावेली जो कौटिल्य है उनका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो अगर देखें इस राजनीतिक विषय पे भारतीय चिंतन की उत्कृष्टता और दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम देखें जो अर्थशास्त्र है इसका, ये इंपॉर्टेंट चीज़, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। अधिकरण इंग्लिश में भी कई बार अधिकरण ही लिख के आएगा, और 15x10 जो है, हर इसका मतलब है कि हर अधिकरण में 10 अध्याय है जिसको चैप्टर कहते हैं या चैप्टर कहेंगे। इसके बाद उसमें 180
जो है प्रकरण है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि ये है। इसमें अगर पूरे पूछा जाए किस चीज़ पे बात की गई है, जैसे अर्थशास्त्र है तो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको इकोनॉमिक्स बन जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स की जगह पे इसमें कूटनीति पे, जो डिप्लोमेसी है, इस पे चर्चा की गई है। इवन आपदा प्रबंधन पे भी, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, कि अगर बाढ़ आता, सूखा आता है तो राजा को क्या करना चाहिए, ये भी बताया है उसमें। कौटिल्य ने वित्तीय संकटों के बारे में, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है उसमें भी बताया है, 8 प्रकार को बताया है कि जो अलग अलग तरीके से हो सकती है, किस किस तरह से जो है विपत्तियां आ सकती हैं, जिसको डिजास्टर कहते हैं, वो भी हो सकता है। और उसमें उन्होंने बोला भी, अगर उसको वो पूछ सकता है कि 8 तरह के संकट बताए हैं, क्राइसिस। पहला है अग्नि से हो सकती है, आग लग जाए, अग्नि। जल, इसके बाद बीमारी होती है, इसको हटा देता हूँ तो फिर सही हो जाएगा। एक अग्नि, दो जल, तीसरा बीमारी, चौथा जो है दुर्भिक्ष, पांचवा चूहे, चूहे क्योंकि बहुत नुकसान करते थे पहले भी और बीमारी फैलाते हैं। छठा व्याघ्र, सातवां जो है राक्षस, तो ये जो है, एक कोई और था मुझे याद नहीं आ रहा अभी। निशस्त्रीकरण, तो जैसे हमने बात की, इसका एक सही एग्जाम्पल जो आंसर होगा निशस्त्रीकरण होगा, क्योंकि डिसआर्मामेंट नहीं होगा उस समय के आइडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का देखते हैं। ये होगा हमारा 54, देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति। तो ये फिर से याद रखने वाली चीज है, इसको हम बता सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा मनु स्मृति। तो अगर हम मनुस्मृति के बारे में बात करें तो मनुस्मृति जो है भारतीय दर्शन की मतलब सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है, ये आपने देखा ही है। अब इसके रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन हो सकता है। इसको तो सिंपल है, मनु ने की थी। और मनुस्मृति को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी होती है अलग अलग समय में, क्योंकि अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो उन्होंने इसको मनुस्मृति का दहन किया था, क्योंकि इसमें कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई किया गया था, हायरार्की को जस्टिफाई किया गया था। तो ये महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को खिलाफ मानते थे और उन्होंने इसका दहन किया था। और ये सबसे पुरानी जो है स्मृति है। देखें तो इसमें जो भी, इसमें भी मनुस्मृति में भी अगर देखें तो भारतीय राज दर्शन को विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें धार्मिक राज्य का समर्थन किया गया। तो ये भी कई बार पूछा था कि किस तरह का स्टेट है जिसको हम धार्मिक राज्य हिंदी में कहते हैं। और मनुष्य, जैसे हमने कौटिल्य को देखा तो वेलफेयर स्टेट की बात की अभी हमने, कल्याणकारी राज्य की, और इसमें धार्मिक राज्य की है। और एक ही उसी के साथ अगर देखें तो हम क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं धार्मिक राज्य को, डिवाइन स्टेट। तो ये है मनुस्मृति, इसको सपोर्ट करता है, एंडोर्स करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 55th हमारा जो क्वेश्चन है, पश्चिम राजनीति विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे गई, हमने पहले ही बता दिया था आपको। तो आपको हु इज कंपेयर्ड टू
कौटिल्य फ्रॉम वेस्ट, वेस्टर्न थिंकर्स। अरस्तु, जिसको हम अरिस्टोटल कहते हैं, मैकेवेली, कार्ल मार्क्स, हॉब्स। तो हमने पहले आपको आंसर बता दिया था, मैकेवेली जो है इसको कौटिल्य को ईस्ट का मैकेवेली भी कहा जाता है। तो क्योंकि अब मैकेवेली के बारे में थोड़ी चीज़ जान लेते हैं। मैकेवेली इटली के जो है वो एक थिंकर थे, जो कह सकते हैं कि रियलिस्ट थे। ये भी रियलिस्ट थे, इसीलिए कौटिल्य भी रियलिस्ट थे, व्यवहारवादी थे, यथार्थवादी थे। इनकी इसीलिए अलग अलग जो जिन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौटिल्य को पढ़ा, जिन थिंकर्स ने, और मैकेवेली को पढ़ा, तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई। इसीलिए अगर हम देखें कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मैकेवेली की जो फेमस बुक है प्रिंस, दोनों में काफ़ी चीज़ें हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कितना कनिंग होना चाहिए, कैसा प्रैग्मेटिक होना चाहिए, जनता का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो बताते हैं। तो दोनों ही एक जैसी बातें करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन 56। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है। अभी हमने बात की थी, अधिकरण कितने थे, ये फिर से आ गया, इसीलिए मैंने बोला कि आपको धीरे धीरे याद भी करा दूंगा। तो अगर आप याद करेंगे, हमने भी बात की थी चैप्टर कितने थे, अधिकरण कितने थे। तो ऑप्शन है 12, 15, 15, 10 और 16। तो अभी हमने बात की थी 15 जो है अधिकरण है, 15 अधिकरण। तो हमने बोला कि चैप्टर कितने हैं, हर अधिकरण में 10 चैप्टर है, इट मीन्स 150 चैप्टर्स है, जिसको हम अध्याय कह रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अधिकरण के साथ अगर प्रकरण देखें, प्रकरण भी बताया मैंने 180। तो अधिकरण और प्रकरण में कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार प्रकरण पूछ सकता है और अधिकरण तो यहाँ पूछा ही गया है, यूपी पीजीटी में 2021 में ही पूछा गया है। तो प्रकरण जो है वो 180 है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य ने कुछ मूल विद्याएं दी, उनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है। ये बताइए। वार्ता, निरुक्त, अन्वीक्षिकी, त्रयी। तो ये जो है इसमें हमारे पास अगर देखें तो इन्होंने 4 विधाओं का बताया था। विधाओं के बारे में 4 विधाएं होती हैं। उस 4 विधाएं में सबसे पहले देखेंगे तो अन्वीक्षिकी होती है। अन्वीक्षिकी का मतलब होता है दर्शन व तर्क, या कहेंगे दर्शन या तर्क। इसमें बहुत से लोगों को ये भी पूछा सकता है अन्वीक्षिकी में किस चीज को डिस्क्राइब किया गया। इसमें चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन का ज्ञान के बारे में बताया गया है। इस विधाओं को प्रकाश स्तंभ विद्या कहते हैं, स्तंभ विद्या कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा दूसरा जो है वो इसको कहते हैं त्रयी। तो सेकंड हम देखते हैं त्रयी जो है, त्रयी जिसमें हम देखते हैं कि धर्म अधर्म की बातें होती हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसके अलावा वेदों का ज्ञान देखते हैं। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था के बारे में भी कहते हैं, व्यवस्था। थर्ड है जो हमारा वो है वार्ता। तो वार्ता क्या है, वार्ता में अगर हम देखें किसी व्यापार, इन सब चीजों पे बात होती है, कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान है।
इसके अलावा जो फोर्थ है वो इम्पोर्टेंट है, दंड नीति। दंड नीति में शासन कला, जिसको हम इंग्लिश में स्टेट क्राफ्ट कहते हैं, इसको है, या पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक चीज़ें हैं राजनीति शास्त्र की। इसके अलावा सॉवरेनिटी की बात कहते हैं, जो उसको हम कहते हैं आज के समय संप्रभुता। इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। तो अब आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ नहीं होगी इसमें। कन्वीक्षी है, त्रयी है, वार्ता है, दंड नीति है। तो क्या चीज़ में नहीं है? सी है निरुक्त। निरुक्त जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसमें पूछा है कि मूल विधाओं में सम्मिलित नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मूल विधाओं में। वार्ता है, भिक्षा है, त्रयी है और दंड नीति। यहाँ पे अगर होता तो चारों सही हो जाते। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए? क्योंकि ये वही नेता है जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन है मैकियावेली, कन्फ्यूशियस, जॉन लॉक, कौटिल्य। अब यहाँ तो आप फिर भी आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें क्यों लगातार कौटिल्य के ऊपर ही चल रहा है, तो आप में से बहुत से लोग कौटिल्य आंसर दे देंगे। लेकिन ये जब एग्जाम में आएगा तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो हमने कौटिल्य के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जिसमें से एक है कौटिल्य का स्टेट कैसा है या राज्य कैसा है, कल्याणकारी राज्य। दूसरा क्या चीज़ थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे? अधिकरण 15। और कितने अध्याय या चैप्टर? 150। और कितने प्रकरण है? 180। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कौटिल्य के राजा की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था और राजा के बारे में बहुत चीज़ें बोलता था। और अगर हम इसको कंपेयर करें मैकियावेली के प्रिंस से, तो प्रिंस में भी ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो आम जनता को भी बहुत ज़्यादा कह सकते शुभचिंतक था, और कहते थे कि अगर कोई आपातकाल हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो जनता के सुख का ध्यान रखना चाहिए जैसे। लेकिन उसी समय कहा कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो वो स्टेट के अगेंस्ट में जा रहा है और उसको तुरंत खत्म कर देना चाहिए। हाउएवर, लेकिन कहता है कि जनता के या भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसी तरह की बात एक मैकियावेली भी करते हैं। मैकियावेली ये कहते हैं कि राजा को विद्रोहियों को तो खत्म करना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कि आदमी को उसके पिता को मार देंगे तो वो बदला नहीं लेगा, लेकिन अगर किसी की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसको जब्त कर लेंगे, तो वो बदला जरूर लेता है। इसलिए प्रॉपर्टी किसी की नहीं छीननी चाहिए, भले उसके पिता को मार दो, कोई बात नहीं। तो बोले कि जनता के खिलाफ इस तरह की चीजें करवाई, ये प्रिंस में मैकियावेली ने कहा। और इसी तरह की बात कर रहे हैं कि विद्रोह को कुचल देना चाहिए। विद्रोह के अगेंस्ट में दोनों ही है, मैकियावेली भी थे और कौटिल्य भी थे। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी कौटिल्य के बारे में, काफ़ी कुछ चीज़ें। अगर 59 देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करके आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से किसने, अभी थोड़ा सा गला खराब है जिसके सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। निम्नांकित में से किसने किन विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया कि राजा ही राज्य है? अब ये फिर से एक याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप सारे विद्वानों को जो है आप पढ़ नहीं सकते। तो विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विवेचना करते हुए मत दिया कि राजा ही राज्य है। हमारे पास ऑप्शन है पॉल मेसन्स ऑर्सल, डी.आर. भंडारकर, पी.वी. काणे। ये में से कौन सा है? क्योंकि सिर्फ एक है, एक और दो सही है, केवल सी सही है।
तो अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो लोग हैं थिंकर्स, ये सभी मानते हैं कि राजा ही राज्य है। इस चीज को कौटिल्य को जो पढ़ते हैं, पूरे अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो इससे ये निकल के आता है कंक्लूजन। अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य जो है, इसको चाणक्य भी कहते थे, और कौटिल्य भी जो है कि, और इसकी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में। तो संस्कृत भाषा में जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है, कृषि के बारे में बात की गई है, न्याय के बारे में बात करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में। और इसकी जो शैली है, किस किस तरह से लिखा गया, ये भी पूछा सकता है, कि अभी तक तो नहीं हमने देखा है, लेकिन ये आ सकता है कि उपदेशात्मक है, कि बता रहा है कि भाई उपदेश दे रहा है कि ऐसा राजा को करना चाहिए, या सलाहात्मक कहते हैं, सलाह मक भी है, क्योंकि सलाह देता है राजा को, ऐसा नहीं कि वो करना ही पड़ेगा, जैसे मनु में है कि वो करना ही है, वो सलाहात्मक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो है कि सलाह देता है। और इसीलिए जो है कि अगर आप देखेंगे पॉल मेसन ऑर्सल या टी आर भंडारकर या पी वी काड़े, ये कहते हैं कि एक तरह से ये कहते हैं कि राजा ही राज्य है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की? अब इसमें से भी फिर से वही ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन फिर से आपको देखना पड़ेगा कौन सा नहीं है, ये याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पढ़ नहीं सकते, अभी इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। जे बी बोटाजी, ए एल हिलब्रंट और जे जॉली। तो ए केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, सी 2 और 3 सही है, 1 2 3। तो इसमें आपको याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड, जी बी बोटाची, ए हिलब्रांट, ये दोनों ही सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ए। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे लोग जो है मैकियावेली से कंपेयर करते हैं, और दोनों ही राज्य को, क्योंकि अगर कंपेयर करके देखें, मैकियावेली का जो प्रिंस है और जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा है, उसको दोनों को असीमित शक्तियां देते हैं, मतलब अनलिमिटेड पावर की, वो कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ही राज्य की एकता की, दोनों ही चाहते हैं कि राज्य यूनाइटेड रहे और विस्तारवादी हो, कि अपने एक्सपेंशन करे। और अगर मैकियावेली की बात करें तो कहते हैं कि ये एक्सपेंड और पेरिस, मतलब विस्तार करो, अगर राज्य को बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ा सकता राजा तो खत्म हो जाए, अच्छी बात है। इस तरह तक की हद तक बातें करते हैं मैकियावेली, और कई हद तक देखें तो कौटिल्य भी ऐसी ही बातें करते हैं। दोनों विचारक यथार्थवादी थे, रियलिस्ट थे, अगर हम देखें तो मैकियावेली और दोनों रियलिस्ट थे या यथार्थवादी। और अगर दोनों के राज्य के उद्देश्य की बात करें तो उनके लिए नैतिकता का उल्लंघन जो है, कि अगर जो मोरालिटी है वो राजा के ऊपर नहीं आती। और मैकियावेली तो बहुत ऊपर तक जाते हैं कि फॉक्स की तरह कनिंग होना चाहिए और ब्रेव होना चाहिए शेर की तरह। तो इसलिए तीनों जो है, ये दो जो लोग हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। तो यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और हम कुछ दिनों में ही ऑनलाइन क्लास शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्टली इंटरेक्टिव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे नंबर पर मैसेज कीजिए, हम टाइम निकाल के अपना उसको हिसाब से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से। तो अभी हमारे पास ऑनलाइन बैच तो नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन हम जल्दी शुरू करेंगे, या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो बाकी चीज़ें हम जो है वो मिलती रहेंगी आपको, पीडीएफ ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।